चलो बच्चों, अभी बातें नहीं, वैसे तो हम चैप्टर कर चुके हैं, बट जस्ट रिकॉर्डिंग मोड के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सारे पेजेस चेंज करते जाएंगे चैप्टर नंबर 12 के साथ, साउंड के साथ, और सारी चीजें देखे जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक तुम्हारे लिए आता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर का प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कल वैसे पूरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली खत्म कर चुके, फिर भी कुछ भी चीज रह गई तो चलो बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तुम्हें बताया था कल। साउंड प्रोड्यूस ही एक ही चीज से होता है, किससे? वाइब्रेशन। अब थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन क्या होता है? आगे या पीछे किसी चीज का चलना, टू एंड फ्रो मोशन, उसको क्या बोल सकते हो आप? वाइब्रेशन। आप टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोल सकोगे बच्चों? वाइब्रेशन। मैंने जब ये उस बैच को पढ़ाया तो उन बैच का एक सिंपल सा सवाल था कि सर टू एंड फ्रो मोशन करना हो, सपोज इधर से कोई चीज लटका दी ऐसे, टू एंड फ्रो मोशन करना हो तो वो ऐसे ऐसे भी तो हुआ ना, ऐसे पेंडुलम। एग्जैक्टली, किसी ने भी बताया, फातिमा तूने बोला पेंडुलम। तो पेंडुलम, अगर पेंडुलम की बात करो तो क्या पेंडुलम भी वाइब्रेट करता है? वो तो ऑसिलेट करता है सर। वो तो क्या करता है? तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन दोनों सेम होते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऐसा होता भी नहीं है। पर सर अगर ऑसिलेशन का डेफिनेशन पूछूं तो मैं यही बोलूंगा, क्योंकि वही हो रहा है। देखो, टू यानी आगे गया, फ्रो यानी पीछे गया। इधर ध्यान दे बेटा, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है? तो सर बीइंग द डेफिनेशन सेम, व्हाई आर दे बोथ डिफरेंट? और कैसे? और इसमें फर्क क्या है? एक छोटा सा फर्क होता है बेटा इसमें। वाइब्रेशन की स्पीड बहुत फास्ट होती है और ऑसिलेशंस आर टू वेरी स्लो। तभी जब भी किसी क्लॉक के अंदर ऐसे पेंडुलम हिल रहा होता है, यू डोंट हियर एनी साउंड। एट द एंड ऑफ द डे हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? तो साउंड क्रिएट होता है अगर वाइब्रेशन से। तो अगर ये वाइब्रेशन होता तो इससे साउंड आना चाहिए था, पर इससे साउंड नहीं आता, और हम जानते हैं इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। हालांकि ऑसिलेशन का भी डेफिनेशन यही होता है, टू एंड फ्रो मोशन, बट इट इज अ स्लो टू एंड फ्रो मोशन। कैसा होता है? स्लो। और एकदम स्लो है तो आवाज प्रोड्यूस करेगा नहीं तो फिर वो ऑसिलेशन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाइब्रेशन में। तो फर्क पता चल गया। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड में तुम्हारी टेक्स्ट बुक क्या लिख के देती है? तुम्हारी टेक्स्ट बुक कैसे लिख के देती है? कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हो रहा है क्या, उसको लाइव देखना है तो देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? वो बेचारा कोई वीडियो देखेंगे, ऐसा लगेगा उनको कि वीडियो में आवाज चला गया। आवाज नहीं चला गया, मैं वही बता रहा था। ऐसे तो आप देख नहीं सकते कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। सपोज ये कोई वीडियो देख रहा होगा, जब कभी भी आप या कोई और, उनको पहले एक सेकंड के लिए क्या लगेगा? सडनली आवाज चला गया। उन्हें क्या लगेगा? लिपसिंग चल रही है, वो देख रहे हैं, कुछ मूवमेंट हो रहा है, बट आवाज नहीं आ रहा। तो उन्हें पहले क्या लगेगा कि वीडियो में से आवाज चला गया, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो सर नाम ही है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। देखें कैसे कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। लिपसिंग तो अभी भी दिख रही है पर साउंड आ रहा है, और लिपसिंग तो अभी भी दिख रही है पर साउंड कहां आ रहा है? पर साउंड का तो देखे कैसे? तो एक्सपेरिमेंट एक प्रोड्यूस किया। एक यू फोक लेके आए, कल आपको बताया था, मेटल का यू फोक लेके आए, इसको कहीं पे टैप किया, फिर कहीं पे भी, इसी ग्लास पे टैप कर लो, तुम्हारी मर्जी, नहीं करना है किसी दूसरी जगह पे टैप करके, फिर इस ग्लास के पास लेके आओ। इसमें आपके पास लेके आए हम पानी, स्टील का ग्लास होगा, कैसे टूटेगा? तो क्या पागल है, कांच का लेके आएगी वो। चलो बस, अब इसके पास लेके आओ और इसको टच करवाओ, तो आप पानी के अंदर एक चीज देख पाओगे कि वाटर भी थोड़ा बहुत मूव करेगा। दैट इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। पत्थर फेंक के देखा होगा, ऐसे पूरा राउंड 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 हो जाता है। वी कॉल इट एज रिपल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? 10th में पढ़ोगे, डोंट वरी, कहां जाओगे बात पे। रिपल इफेक्ट। पर यही चीज आपको एक दो तरीके से देखने को मिलेगी। इनको ही टकरा के ऐसे पूरा उल्टा डाल दूं तब भी देखने को मिलेगा, पर अगर एक पैर डालूं तब भी देखने मिलेगा, दो पैर डालूं तब भी देखने मिलेगा। मतलब पैर यानी इसका, ये एक है। पर व्हाट इफ मैं एज इट इज इसको उठा के डाल दूं तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। तो वाइब्रेशन पहले आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसके लिए पहले आपको इसको करना पड़ेगा स्ट्राइक, कहीं पे टकराना पड़ेगा, फिर वो खुद ही शेक हो जाएगा। बेटा ऐसे जिंगल बेल जैसे हिला के डालूंगा तो कुछ नहीं होगा, उससे वो वाइब्रेशन चालू नहीं होगा। अब थोड़े चीयर लीडर का पॉम पॉम है कि बेटे शेक करे तो वो हिलता रहे, ये नहीं हिलेगा ऐसे। जैसे कि सपोज ये भी ऐसे कि मेटल की चीज है, ऐसे से हिलाने से ये वाइब्रेशन थोड़ी शुरू कर देगी, ऐसे से हिलती दिख रही है तेरे को यार, कुछ भी कर देते हैं यार। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का पहला एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एक और टाइटल दिख रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। चलो लेट्स मूविंग फर्दर। क्वेश्चन नंबर 2 आया है, टॉपिक नंबर 2 है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन
ऑफ साउंड। कल बात की थी हमने कि साउंड पास होता है इन द फॉर्म ऑफ अ, बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। वेरी गुड, इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। सवाल उठा था वेव कैसे टाइप के होते हैं। एक्चुअल में हमें पता चला था वेव कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहले होते हैं मैकेनिकल, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अरे दूसरा मैकेनिकल, क्योंकि साउंड वैसा होता है इसलिए हमें वही याद है। हाँ। दूसरा होता है मैकेनिकल, हम फालतू याद रखेंगे ही नहीं सर। मैकेनिकल क्या फर्क होता है बच्चों दोनों में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैक्यूम में भी हाँ, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं चाहिए। वेरी गुड। इट अगर होगा तो चलेगा, पर लिखने के लिए हम ऐसा लिखते Medium हैं नहीं डज नॉट चाहिए। रिक्वायर मीडियम, और डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। और इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। अब आपको पता है साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। तो सीधी सी बात है, साउंड किस टाइप की वेव का एग्जांपल है? तो एग्जांपल में मैकेनिकल वेव्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, साउंड। उसके लिए अगर एग्जांपल मांगे तो आप क्या लिख पाओगे? वेरी गुड। बिजली, फिर वो गाने आ जाएंगे फिर मेरे को नहीं बोलना, फिर यहाँ से लिंक विंक चली जाएगी, फिर मैं गाने गाने बैठ जाऊंगा। तुम सुनोगे नहीं, फिर तुम सुनोगे नहीं। अरे मैं बहुत फॉन्ड ऑफ हूँ पंजाबी सॉन्ग्स के लिए। चलो वेव की बात कर रहे थे। वेव से हमें ये मालूम पड़ा कि साउंड वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। वेव इज जस्ट अ फॉर्म, जिस फॉर्म में वो ट्रैवल कर सकता है। वेव इज जस्ट अ फॉर्म, मेरली अ फॉर्म। तो उस फॉर्म में ट्रैवल करता है, पर किसके थ्रू ट्रैवल करता है? तो वी कॉल इट एज मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है। बच्चों मीडियम कैसे हो सकते हैं सर? कैसे भी हो सकते हैं। सॉलिड हो सकते हैं सर, लिक्विड हो सकते हैं सर, गैस भी हो सकते हैं। तो क्या सर मीडियम बदलने से साउंड की प्रोपोगेशन की स्पीड बढ़ती या कम होती है? ऑफ Yes. कोर्स होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक होंगे, तो चलने के लिए इतनी जगह नहीं होगी। इसके अंदर कंपैरेटिवली लूज, कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा और इसमें एक्सट्रीमली लूज। तो जिसमें एक्सट्रीमली लूज है उसमें मेरे को पास होने के लिए टाइम तो बहुत है, मतलब जगह तो बहुत है, स्पेस तो बहुत है, टाइम तो नहीं बोलेंगे, स्पेस तो बहुत है। तो आई कैन ट्रैवल विद अ हाई स्पीड। मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मीडियम कंपलसरी है साउंड के लिए। क्यों? क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, एंड मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए ही होता है। मीडियम कैसे कैसे हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े लूजली पैक होते हैं, एंड लिक्विड के कंपैरिजन में गैस के उससे भी लूज होते हैं। पर्टिकुलरली सॉलिड के कंपैरिजन में गैस के तो बहुत ही लूज होते हैं, सॉलिड और गैस के कंपैरिजन। तो स्पीड भी वेरी करती है। सबसे ज्यादा स्पीड रहती है यहाँ पे से नंबर 1 से यहाँ पे नंबर 2, और सबसे स्लो रहता है यहाँ पे नंबर 3। तो ये हो गया आपका प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। पेज घुमा के देखते हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, मैंने करवा दिया आपको, अभी के अभी करवा दिया। उसके बाद साउंड आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब मेरे को ये आपको बताना पड़ेगा व्हाट आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स पढ़ के देखो बच्चों क्या होती है। तुमको जब पढ़ाऊं तो थोड़ा बहुत आइडिया भी आएगा। साउंड आर साउंड आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। पैराग्राफ पढ़ के देखो बच्चों, बी अ लिटिल फास्ट, थोड़ा लाउडली फटाफट रीड कर लो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक और वर्ड आने का, एक और टाइप की वेव होती है। थोड़ा जोर से मैं भी सुनता हूं। The regions where the coils become closer are called compression, and the regions where the coils कहाँ पढ़ रही है बेटा? वही तो है। ओके ओके ठीक है, चलो पढ़ पढ़। Or further apart are called refractions. As we already know, sound propagates in the medium as a series of compressions and refractions. Now we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium. These waves are called longitudinal waves. In this wave, the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. The particles do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest. This is exactly how a sound wave propagates. Hence, sound waves are called longitudinal waves. क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। जैसे कि वेव्स की बात की थी आपने पीछे बच्चों, वेव्स की सर हमने तो पीछे बात की थी कि वेव्स तो दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सर, और दूसरी वेव होती है मैकेनिकल वेव। तो सर अब ये नई कहां से आ गई?
जिसमें ऐसा लिखा हुआ है लॉन्जिट्यूडनल वेव, ये डायरेक्शन के हिसाब से होती है। वो थी उसकी टाइप्स, ये है उसके टाइप्स या तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। सर कैसा? एक्चुअल में अगर इतना ही समझाऊंगा ना तो तुम्हें नहीं आएगा, पर थोड़ा और डीप में चलेंगे ना, ज्यादा नहीं, जरा सा। आई होप कॉल का नहीं आ रहा है, तो अगर थोड़ा डीप में चलेंगे ना तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, किसके बारे में? डायरेक्शन। अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव। ऐसा और मस्ती नहीं है, सस्ती तो बिल्कुल पर है, होते हैं। पहली को बोलते हैं ट्रांसवर्स, या कोई इसको अलग अलग बुक्स वगैरह या रेफरेंस वगैरह ट्रांसवर्सल वेव्स भी बोलते हैं। ट्रांसवर्सल वेव तो मैं इस वर्ड की एक्सपेक्टेशन रख रहा था लेकिन नहीं लिखी आपकी बुक में। लिखी है। कहाँ लिखे बेटा? दूसरी तुम्हें तो जगह पे। तो पढ़ना कहाँ है? पढ़ लेना When we there is also another type of wave called a transverse wave. In a transverse wave, particles do not oscillate along the direction of wave propagation but oscillate up and down about their mean position as the waves travels. Thus, a transverse wave is the one in which the individual particles of the medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation. When we drop a pebble in a pond, the waves you see on the water surface is an example of transverse wave. Light is a transverse wave, but for light, the oscillations are not of the medium particles or their pressure or density. It is not a mechanical wave. You will come to know more about transverse wave. ऐसा एग्जांपल देते हैं, आराम बराबर कुछ भी समझ में आया बच्चों को। चलो एनीवेज ट्रांसवर्स वेव होता क्या है? चलो मान लेते हैं कि आपके पास एक रबर बैंड है। ये सब छोड़ो यार, ये तो पता नहीं कौन सी सदी के एग्जांपल, पता नहीं क्या समझ में आइंस्टाइन के बच्चे आ गए इधर पढ़ने में। देखो अब पेबल वाला एग्जांपल देते हैं, उससे कहां ट्रांसवर्स कहीं पे रिलेट ही नहीं कर पाओगे। चलो अभी ये बताऊंगा, फिर होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। देखो सपोज दो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे गिटार होता है, दो एंड पॉइंट्स पे हमने बीच में एक स्ट्रिंग बांध दी है। अभी के लिए नॉर्मल के लिए आप समझ लो कि आपके पास अगर एक बड़ा सा रबर बैंड हो, क्या हो? रबर बैंड। मान लो ये बंद है, बुक बंद है, बराबर? नहीं आएगा शायद, इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा। रबर बैंड मत तोड़ देना। रबर बैंड तुरंत पड़ी नहीं लो पाउच आएगा। ले लो, पाउच पे लगा लो। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ट्राई कर लेते हैं। वो ये सबसे बेसिक एग्जांपल्स हैं, ये ऐसे देने चाहिए, क्योंकि कभी भी आप इसके बारे में समझने की ट्राई करोगे ना तो आपको इसके एग्जांपल दिए देंगे। सपोज ये टू एंड पॉइंट्स है, अब ये एक स्ट्रिंग है, क्या है? अगर रबर बैंड समझ लो, स्ट्रिंग गिटार में भी होती है। जब आप इसको ऐसे छोड़ोगे तो ये सोचो, मैंने पकड़ा यहाँ से तो अलग आवाज आता है, मैं पकड़ू यहाँ से तो देखो अलग आवाज आता है। अब मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, जस्ट लिसन इट। बहुत हार्ड आवाज नहीं है कंपैरेटिव टू इसमें। देखो वाइब्रेशन ज्यादा सुनाई देगा, वाइब्रेशन फर्क नहीं लगता। ये देखो लग रहा है, फर्क लग रहा है। अब वो फर्क क्यों है पता है आपको? वो फर्क क्यों पड़ रहा है आपको पता चल रहा है? वो फर्क ऐसा पड़ रहा है कि आप पॉइंट सिलेक्ट कहां कर रहे हो। जैसे कि रबर बैंड थ्रू आउट था इतने पूरे में, चालू ये रबर बैंड थ्रू आउट पूरे में था। पहले मैं वो पॉइंट यहाँ ले रहा था, से पी पॉइंट। अभी मैं इसके लिए यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। ये मेरा सोर्स है, इसके बीच में ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, ये रबर बैंड है। अब मैं अगर पी को यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, खींच के पी पॉइंट बोल दिया मैंने इसको, खींच के छोड़ देता हूँ, तो ये ऐसे ट्रैवल करेगी, तो ये ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए, ऐसे करेगी। पी पॉइंट भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग ही पूरी ऐसी हो जाएगी। तो अब वो ऐसे स्ट्रेट तो रहेगी नहीं, ये वही स्ट्रिंग है बेटा जो स्ट्रेट थी वही है। अब स्ट्रिंग मूव कैसे करिए? अप एंड डाउन। वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है इसको, अप एंड डाउन। अब समझो स्ट्रिंग मूव कर रही है अप एंड डाउन, जबकि मेरी वेव का डायरेक्शन है ऐसा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये परपेंडिकुलर है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये परपेंडिकुलर? ऐसी वेव्स को बोला जाता है ट्रांसवर्स। पानी में पत्थर के साथ समझ जाना आपको कैसे समझे? कैसे वही ना, समझ में तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है, कर रही थी अभी। मैंने नहीं बोला अभी लॉन्जिट्यूडनल वेव, पहले ये समझ ले फिर वो समझा था। लॉन्जिट्यूडनल वेव, अब इसके केस में कैसा होता है? अगेन सेम एग्जांपल एकदम सेम लेते हैं कि सपोज सोर्स था, यहाँ पे स्ट्रिंग थी। अब मुझे को स्ट्रिंग नहीं रखनी है, अब मुझे स्ट्रिंग, क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे सपोज इसी स्ट्रिंग को मैंने रिप्लेस कर दिया बाय अ स्प्रिंग। लिसन मी केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक है स्ट्रिंग, यानी रबर बैंड ले सकते हो, रस्सी ले सकते हो, गिटार का वायर ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। गिटार वायर ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो, रबर बैंड ले सकते हो। एक सेकंड, रबर बैंड ले सकते हो। इसी की जगह पे अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, अगर आप सपोज इसको रिप्लेस कर देते हो बाय दिस, ये क्या है? स्प्रिंग। एग्जैक्टली ये है स्प्रिंग।
फिर से एक एग्जांपल, फिर से एक पॉइंट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल से ना भाई पेन की स्प्रिंग नहीं चाहिए, हर बात का प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ रही है रे, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज खुद से रख। अभी इमेजिनेशन करो ना, बाकी की फालतू चीजें तो फटाफट हो जाएंगी, पर काम की चीजें नहीं होंगी। अभी ध्यान से सुनना बच्चों, जनरली कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, वो आपको ना हो इसलिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब इस स्प्रिंग को खींच के छोड़ देता हूं, किसी ने पकड़ी होगी तो बुरी लगेगी, पर कहीं लगाई हुई होगी तो इट्स ओके। तो ये स्प्रिंग कैसे ऑसिलेट होगी? ऐसे। ये स्प्रिंग चलेगी कैसे? ऐसे ऐसे ही करेगी ना, थोड़ी बाहर जाएगी फिर थोड़ी अंदर आएगी। ये स्प्रिंग तो ऐसे ही चलने वाली है। तो क्या तुम्हारा पी अप एंड डाउन जा रहा है? नो। तुम्हारा पी तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऐसे। और साथ में तुम्हारी ये स्प्रिंग का डायरेक्शन भी कैसा था? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों पैरेलल है? ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल वेव्स के डायरेक्शन से अगर आप हो तो ऐसी वेव को बोला जाता है लॉन्जिट्यूडिनल, और अगर आप परपेंडिकुलर हो तो आपको बोला जाता है। अब समझ में आया? इनका लिखने का तरीका देखो वर्सेस इनका जो बोलना चाहते हैं ये लोग, वो देखो, थोड़ा होता है ऐसा। बस मेरे को चैप्टर का नाम भी नहीं मालूम, गोखना तो पसंद ही नहीं, जो है सीधा है, अभी हमारे सामने देखने का, सामने बात करने की। अब देखो सही बात है, टेक्स्ट बुक को बहुत सी चीजें नहीं आती, जैसे कि इसने अभी ये पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है, ड्राइंग उसका वो पहले दे चुके हैं, पर उसके बारे में उन्होंने बातें नहीं की थी पहले। जैसे कि ये रहा पेज नंबर 162 पे उन्होंने ड्राइंग करके यूफोक के सामने कुछ देखो CR 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 लिखा है। अब वो क्या होता है वो समझाता हूँ एक अलग तरीके से। देखो यूफोक तो हम पहले भी बना चुके हैं, मान लो इसको मैंने कहीं स्ट्राइक कर दिया है तो मैं लिख देता हूँ स्ट्राइक, ऑलरेडी कर दिया है इसलिए पास्ट में लिख रहा हूँ स्ट्राइक टू यूफोक। तो स्ट्राइक टू यूफोक तो क्या प्रोड्यूस करता होना चाहिए? वाइब्रेशन। मान लो ये कर भी रहा है। अब ये ऐसा देखने में तो चलो ठीक है, सही बारे में समझो, वाइब्रेशन क्या था, डेफिनेशन क्या पढ़ा था? टू एंड फ्रो मोशन। पहले ये वाइब्रेशन एक बार ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर एक बार ऐसे जाएगा। तो जब ये ऐसे जाएगा, पहले ऐसे आ रहा है, तो क्या इधर हवा है? हाँ। सर वो तो ओमनी प्रेजेंट है, वो तो रहेगी ही रहेगी। तो जब ये ऐसे आया तो ये हवा को खींचेगा कि धक्का मारेगा? ऑफ कोर्स धक्का मारेगा, तब उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तब इसका प्रेशर बहुत ज्यादा। ये एक लेयर को दूसरी पे, दूसरी को तीसरी पे, लाइक सो ऑन। वो देखा होगा ना, छोटे छोटे डोमिनोस गिराते हैं हम लोग, एक रख के फिर ऐसे धक्का मार देते हैं, पूरी चेन गिरती है। अब इसका भी प्रेशर चलता ही जाएगा। सर कहां तक? जितना जोर से तुमने टकराया है, जितना जोर से वाइब्रेशन है वहां तक। सपोज हर एक टीचर का पिच, आगे बढ़ेंगे, पिच और एम्पलीट्यूड इतना हाई नहीं होता जितना मेरा है, सारे टीचर्स का इतना नहीं होता। तो क्या फर्क पड़ेगा हम दोनों में कि जब क्लास बहुत ज्यादा बड़ी होगी और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो हो सकता है उनका बोला हुआ लास्ट लाइन तक नहीं सुनाई देगा, हो सकता है ना। तो यही चीज होती है कि सर ये कहां तक जाएगा, डिपेंड्स कितना जोर से टकराया है, कितना फास्ट वाइब्रेशन किया है। मैं क्या समझाना चाह रहा था, समझ में आ रहा है? तो अब ये जब धक्का देगा तो ये क्रिएट करेगा एक प्रेशर। ये क्या क्रिएट कर रहा है? एक प्रेशर। किस पे? तुम पे, मेरे पे तो नहीं कर रहा, किस पे कर रहा है? एयर पे। और ये थोड़े ज्यादा जोर के साथ है, थोड़े ज्यादा जोर। अब कंप्रेस कर रहा है या धक्का मार रहा है या एक लेयर की वजह से दूसरी लेयर ऐसे कंप्रेस हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? पढ़ा ना तुमने, क्या बोलेंगे तुम? हाँ, कंप्रेशन। कंप्रेशन बोला। क्या बोला? कंप्रेशन। अब इसी जगह पे फिर वो वापस भी तो आ रहा है, तो एयर को कोशिश करेगा अपने साथ खींचता चला जाओ, पर जाते टाइम बहुत ज्यादा स्पीड होती है, आते टाइम इतनी स्पीड होती नहीं, क्योंकि आधी एनर्जी तो तुम यूज कर चुके हो। नो डाउट तुमने खकड़ाया है, जोर से उसको स्ट्राइक किया, तो यू हैव सम एनर्जी बाय व्हिच यू कैन मूव टू एंड फ्रो। पर जब टू किया तब आधी एनर्जी तो यूज कर चुके तुम, तो यू आर नॉट लेफ्ट विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे स्कूल जाते हो सुबह 7 बजे, तो जितने एंथुसियास्ट होके जाते हो, आते क्यों उतनी एनर्जी से वापस आओ ना। नहीं सर, वो लास्ट पीरियड में देखने को मिलेगी जब घर जाने की जल्दी होती है, तब देख लेना। पर एक बार घर पहुंच गया ना, बस आज के लिए तो पहाड़ तोड़ के आया हो, पता नहीं कैसे ही करते हैं। तो जब वापस आते हैं ना, तब जब वापस, मेरा तो बुरा दिन ऐसा होता है, जब वापस आते हैं ना तब उतनी एनर्जी होती नहीं है। तो तब भी आप एयर को खींच रहे हो, तो पहले आप एयर को प्रेस कर रहे थे, तो एक लेयर दूसरी लेयर पे कंप्रेस हो रही थी, अब नहीं हो रही, अब खींच रही है, तो उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। जब ये वापस आ रहा है, ये वाला पार्ट देखो, जब वापस आ रहा है, वो जब जा रहा था तब के लिए था, हाँ, और ये जब वापस आ रहा है उसके लिए, तो उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। फ्रैक्शन नहीं बेटा, फ्रैक्शन, रेयरफेक्शन बोलने का तरीका ऐसा, रेयरफेक्शन।
तो ऐसा तो कई बार हो रहा होगा, ये फोक एक ही बार वाइब्रेट तो होगा नहीं। 4-5 तो कंप्रेशन रेफ्लेक्शन, कंप्रेशन रेफ्लेक्शन, तो आधे के बीच में आप आर लिख सकते हो, फिर सी लिख सकते हो। पहले एक्चुअली सी आता है क्योंकि पहले टू जाता है, पर वो तो चलो समझने के लिए समझ सकते थे हम। नहीं समझेंगे। ऐसे से लिखो। सी आर एंड सो ऑन। तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन। क्या होता है वो आपने समझ लिया। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से आप साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन के बिना साउंड पॉसिबल नहीं है। वाइब्रेशन का डेफिनेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन। टू मोशन के लिए आप एयर को कंप्रेस करते हो एक लेयर को दूसरी लेयर पे, सो इट इज कॉल्ड कंप्रेशन। रिटर्न आते टाइम आप एयर को अपने साथ खींचते हो, पर इतनी इंटेंसिटी नहीं होती, सो वी कॉल इट एज रेयरफेक्शन। और ऐसे ही सीक्वेंस ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन से साउंड करता है प्रोपोगेट। इन्हीं के सीरीज से या इन्हीं के कहूं कॉम्बिनेशन से साउंड करता है किसी भी एक मीडियम में। फिलहाल हमने बात की ऑफ मीडियम एयर, वो कर पाता है प्रोपोगेट। नहीं मालूम तो वो करता है अमेरिकन टूरिस्टर का बैग लेके। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। मेरी स्काई डाइव है। अरे वाह, मेरी अमेरिकन सीरीज तो कौन से मेरे को दे देने वाले हो, अभी ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हो थोड़ा ना। चलो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कल भी बताया था, टेक्स्ट बुक में 3 मेंशन्ड है, पर लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने 500 लिखी है। आप चाहो तो एक साथ 5 पढ़ सकते हो। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, टाइम पीरियड। हां तो ये कैरेक्टर वो कल गलती हो गई थी इससे, तो कल तक इसके हिसाब से वो साउंड की टाइप थी, और आज तूने बोला तो बेचारी बोलते बोलते अटक गई। वो सच में कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। तो मैंने बोला तो सही कैरेक्टर को मैंने मारा। उसने देखो टोका कि ये तो टाइप नहीं है, तो तू चुप हो गई। तो मेरे को लगा इसको याद आ रहा है क्या। नहीं होता है इसी बहाने याद हो जाता है। कितनी बताई हुई? 3, इसमें 3, और वो भी बिना सीक्वेंस के। याद करने के लिए हमने कल देखा था, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले इनकी सीक्वेंस पहली दी हुई है फ्रीक्वेंसी, दूसरी दी है वॉइस, एम्पलीट्यूड, फिर स्पीड, स्पीड, और कौन से रह गए? वेवलेंथ और टाइम पीरियड। फटाफट आंसर आएंगे। कल पढ़ा है ना, तो आप फटाफट आंसर आएंगे। वेवलेंथ और टाइम पीरियड बताया था, लेकिन सीक्वेंस ऐसे याद नहीं रखेंगे, ये तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। बल्कि हम सीक्वेंस याद रखेंगे। सबसे पहले वी विल लर्न वेवलेंथ, क्योंकि फिर एक ही डायग्राम से हमें आ जाता है वेवलेंथ। फिर हम सीखेंगे एम्पलीट्यूड, फॉलोड बाय फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम पीरियड, लास्ट में स्पीड। फ्रीक्वेंसी, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम पीरियड नहीं, और फिर स्पीड। पहले बात कर लेते हैं सबके नोटेशन की। ये भाई नोट होते हैं एक अजीब से वर्ड से, लैम्बडा। लैम्बडा। वो लंगड़ा नहीं वो भाई लंगड़े लूले बना रहे हैं। एम्पलीट्यूड डिनोट होता है उसके पहले अक्षर से ए। फ्रीक्वेंसी डिनोट होता है वी, न्यू। टाइम पीरियड डिनोट होता है उसके पहले अक्षर से टी से। स्पीड डिनोट होता है एस। अबे एस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है। वी, प्रॉपर वी। अब बात करते हैं होते क्या है। एक चित्र बना लेते हैं हम सोर्स का और उससे निकलने वाली वेव का। सबसे पहला आता है वेव लेंथ। शब्द में ही लिखा है कि वेव की लेंथ, तो बस वही डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ द वेव। इसको लैम्बडा। सर कहां से? एक यहां से लेके यहां तक, लेके यहां से दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, तो यहां से लेके यहां तक इतने से डिस्टेंस को हम कह सकते हैं लैम्बडा। लेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड लैम्बडा। वापस डेफिनेशन लिख नहीं रहा, कल लिखी थी। हाँ, एक शॉर्ट में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द वेव, लेंथ ऑफ वन वेव। ठीक है ना, इतना काफी है, समझा नहीं है ना। एम्पलीट्यूड, उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए ऊपर के पार्ट की हाइट को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पॉइंट जो यहाँ तक आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। और अगर जो नीचे का मेरे पास मैक्सिमम में देख लूं, जैसे कि ये मेरा मैक्सिमम है, यहाँ से देख लेता हूँ, तो इसको मैं बोलूंगा ट्रफ। तो अब बात कर रहे थे हम एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ द वेव, ये वाला पार्ट,
ये हाइट है ना बच्चों वेव की, h हाइट, फॉर एग्जांपल से h हाइट, तो उसके डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाइट ऑफ द तो सर तो नीचे की जो होती है ड्रॉप वो भी हाइट ऑफ द वेव ही है। एम्पलीट्यूड हो गया। हाँ, इसको एम्पलीट्यूड बोलो किसको, वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, तो वो दोनों सेम होते हैं। सेम ही होता है, तो ही बेटा वो वेव बनेगी, नहीं तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। वो आगे जब आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे ना, तो मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा व्हिच विल बी नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। क्या सिखाऊंगा? उसका सिंबल भी हम ऐसा बनाएंगे, देखो ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है कि सर्कल के अंदर एक वेव आती है। कितना मस्त लग रहा है, मेरा सारी गांडी। तो वो उस टाइम पे हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे बेटा कि अल्टरनेटिंग वेव क्या होती है, डायरेक्ट वेव क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी जो हमारे घरों में आता है प्लग के थ्रू, तो हमारे घर पे बिजली ऐसे आ रही होती है, ऐसे करंट ऐसे आ रहा होता है। पर इसी जगह पे जो बैटरीज होती है उससे भी तो डिवाइसेस चलते हैं, वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनके अंदर होता है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट। तो उसमें ऐसी कोई वेव नहीं बनती, उसका मतलब सीधी लाइन नहीं, कुछ भी नहीं, पहले कुछ नहीं, सीधी एक लाइन है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? तो अगर ये दोनों बेटा बराबर नहीं होते तो हमारे घर पे ऐसा नहीं होता कभी 2 वोल्ट, कभी 5 वोल्ट, कभी 7 वोल्ट, कभी 8 वोल्ट, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि देखो टर्मिनल तो 2 होते हैं, हालांकि चार्ज एक में से ही आता है, रेड वाले वायर में से। ग्रीन वाला अर्थिंग के लिए होता है और ब्लैक वाला मेन किस लिए होता है? सिर्फ सर्किट को पूरा करने के लिए, कि जो करंट आया वो दूसरी बार वापस भी तो जाना चाहिए ना, कि एक बार ही चाहिए अपने को, कंटिन्यूअसली चाहिए ही रहता है अपने को। तो 2 होल होते हैं कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे 3 होते हैं। 3 किस लिए होते हैं? बड़ा अप्लायंसेस चलाने के लिए, उसमें शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा वोल्टेज खींचता है। सब करने जाते हैं। क्या पागल को क्या हुआ है? क्या खा के आई है फिर? मारा नहीं कुछ खा के नहीं ये हालत हाँ, भूखी आई है इसीलिए। तो मैं हमको काय का वर्ड थे बस। चलो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? अभी देख के नहीं, चल चल और डाउन frequency देख मतलब लिया। कितनी बार how many times हाउ मेनी टाइम्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स इन पर्टिकुलर टाइम, या तो इन 1 सेकेंड। पर्टिकुलर टाइम या तो फिर आप लिख सकते हो इन 1 सेकेंड। 1 second ही होता हाँ हाँ, तो इन पर्टिकुलर टाइम 1 सेकेंड ही दे दूंगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने टाइम में कितनी बार वेव पास होती है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। number of waves Hmm. Passing In through Given the time. passing Particular through the particular point. number of waves हाँ हाँ गया, मैं आता है ना बस। in particular इन गिवन टाइम। दो बार पर्टिकुलर नहीं रखने का, मोनोटोनस साउंड नहीं रखने का। The number of waves passing through a particular point in a given time. स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन, time अब इसको मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। ये भी हो गया क्लियर? Yeah. चाहिएगा तो ये एक वीडियो डाल दूंगा, इसमें सब आ जाएगा। वैसे तो सारी चीजें आ गई, ये एक ही, सारी मत हाँ वो सारी में मजा भी नहीं था। चलो पीछे आपको कुछ दिख रहा होगा, डेंसिटी, वेरिएशन, सीआर ड्राइंग देख लो। ये हमने अभी इनडायरेक्टली बात की भाई, ये पेज नंबर 164 के ऊपर की बात कर रहा हूँ। सर ये क्या है? हमने बात कर ली पर आपको बस बताना जरूरी है क्या है। सीआर तो क्या है? आपने पता चल गया होगा, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। सर ये कहीं डार्क कहीं लाइट, ये सब क्या दिखा रहा है? वो यही दिखा रहा है कि कंप्रेशन थोड़ी ज्यादा जोर से होता है तो देखो उसको थोड़ा डार्क करके दिखाया है, रेयरफेक्शन थोड़ा लाइट होता है तो थोड़ा उसको लाइट करके दिखाया है। इनफैक्ट ये इन लोगों ने इधर एक और बात नहीं बताई, मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, कि मीडियम बदलेंगे तो भी इनकी स्पेसिंग चेंज होती रहती है। उसमें भी सी तो ज्यादा ही रहेगा आर से, बट कंपैरेटिवली वो थोड़े और दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े स्प्रेड हो पाएंगे, जगह मिल जाएगी ना मीडियम वाइज, बाकी रहेंगे ऐसा ही। राइट साइड के पेज पे आते हैं, एक बढ़िया सी चीज लिखी हुई है, जोरदार है, ये समझने जैसी है। एक तरफ आपको दिया है कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट साउंड, ये देखो सॉफ्ट साउंड, और उसी के नीचे कंपैरिजन आपको दिया है ऑफ लाउड साउंड। दोनों के दोनों है तो वेव्स ही, पर्टिकुलर टाइम में ही, वेवलेंथ लैम्डा ही, सब कुछ सेम ही है। फिर भी एक है सॉफ्ट साउंड, एक कैसा है, और एक है लाउड साउंड। कंफ्यूजन अभी नहीं होगा, मैं आपसे पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, कंफ्यूजन फिलहाल इसमें नहीं होगा। दिख ही रहा है कि एक की हाइट छोटी है, एक की हाइट बड़ी है, तो आप एक को बोल सकते हो सॉफ्ट और एक को बोल सकते हो। मजा कहाँ आएगा जब मैं ये भी ड्रॉ कर दूं, तभी मैंने पहले वो ड्रॉ की और फिर ये ड्रॉ करा। उसमें भी देखो सेम उसके जैसी ड्राइंग दी हुई है, ऐसा ऐसा करके दे दिया है, और इसके नीचे सेम उसके जैसा ही करके दिया है।
और अब एक को बोल दिया होगा हाई साउंड, हाई पिच साउंड, या तो आप पिच हाई पिच और लो पिच करके दे दिया होगा नाम। एक को बोल दिया लो पिच साउंड और एक को बोल दिया, हाई पिच। क्या फर्क पड़ गया? थोड़ा हाई भी फिर। तो उसका भी हाई था। तो स्पेस में ए, तो आपने लाउड का स्पेलिंग रॉन्ग थोड़ा लिखा सर, आपने लाउड का स्पेलिंग रॉन्ग कितना अच्छा है। लाउड। हो जाता है, इंसान है। तब मैं साउंड बोलना मत किसी तब मैं साउंड सोच रहा था ना, इसीलिए। बोलना मत किसी वो देख, अभी OUND तो उस बेचारे के पास भी था, तो फिर मैं वो सोच रहा था तो मैंने वही लिख दिया। चलो, हाँ, हम बात कर रहे थे सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड की। अभी तूने बोला कि उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ जा रहा है, तो दोनों केस में हो रहा है, इधर भी और इधर भी। तो नाम क्यों अलग अलग दे दिए? तो क्लैश और रफ इसके कंपैरिजन में इसके भी लंबे हो रहे हैं, इसके कंपैरिजन में इसके भी लंबे हो रहे हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। वो फिर ऐसा क्यों किया? ऐसा नाम अलग अलग क्यों दिए? दोनों को कंपेयर कैसे किया बेटा? देखो इसको, नाम देखो ना, सॉफ्ट साउंड, लाउड साउंड, इन दोनों को कंपेयर किया है और उसका कहना ऐसा है कि इसके कंपैरिजन में इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, तो इसके कंपैरिजन में इसका भी बढ़ा है ना, तो इसका भी नाम सॉफ्ट साउंड में लाउड साउंड रखो ना। फिर इधर लो पिच ना हाई पिच क्यों लेके आए? मैं वो पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा खाली देखो, पैराग्राफ कुछ नहीं पढ़ो, खाली ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, डिस्टेंस और टाइम में, टाइम में फेकम फेंकी नहीं करो। यू आर क्लोज, पर ऐसे डायरेक्ट कुछ भी सुन के सीधा चढ़ नहीं पड़ो। डिस्टेंस थोड़ा कम है, हाई पिच। फेकम फेंकी नहीं, मैंने वही तो बोला। फेकम फेंकी नहीं। चलो ये भी बता देता हूँ, आंसर इधर है। Very good. हाँ भाई वेरी गुड। आपको उन लोगों ने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ये दिखा है। एवरी, लिसन मी केयरफुली, एवरी लाउड साउंड इज अ हाई पिच साउंड। इज इट ट्रू? नहीं, बट एवरी हाई पिच साउंड इज अ लाउड साउंड। Yes. यस, क्योंकि फर्क देखो, इसके कंपैरिजन में इसका हाइट बढ़ा क्या नहीं, तो मैं बोल सकता हूं कि एम्पलीट्यूड बढ़ा। हाँ, एम्पलीट्यूड बढ़ा, वो तो इधर भी बढ़ा, वो तो इधर भी बढ़ा था ना, हाँ, वो तो इधर भी बढ़ा था, तो ये दोनों तो सेम ही हो गए, बराबर। लेकिन इसके 1 मिनट में एक ही साइकिल हो रही थी, इसके 1 मिनट में पता नहीं ना जाने कितनी साइकिल हो गई, वो बैठ के काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अभी मान के चल रहे हैं 5, अभी इधर मान रहे हैं 1, काउंट की नहीं है, सच में बात नहीं है, जस्ट समझने के लिए। उस कंपैरिजन में इधर देखो, इसकी एक साइकिल कंप्लीट होने में शायद अगर 1 हुई है, तो इसकी ज्यादा नहीं हुई होगी, 1.5, या तो 1 ही रही होगी, या तो 1 भी नहीं होगी, 1 पूरी भी नहीं होगी, डिपेंड्स। 1 तो नहीं होगी, या तो उससे कम 0.5 यानी कि आधी, या तो फिर मैं इसको 1.5 लिख दूं तो अच्छे से समझ में आए, 1 वेव पूरी और 1 वेव आधी, तो 1.5 हो जाएगा, और खाली आधी तो हाफ हो जाएगा। हो सकता है इससे ज्यादा वेव्स चली गई हो सकता है इससे कम वेव्स चली गई हो विद इन अ मिनट, पर इधर वो चीज ऑब्जर्व ही नहीं करनी थी। इधर सिर्फ क्या ऑब्जर्व करना था कि एम्पलीट्यूड बड़ा छोटा हुआ तो साउंड सॉफ्ट या तो फिर लाउड हुआ। यहाँ पे एम्पलीट्यूड तो बढ़ा ही, तभी तो मैंने बोला हर ये टाइप का साउंड ये टाइप का होता ही है, पर हर ये टाइप का साउंड ये टाइप का तो होता है, पर हर ये टाइप का नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है, अब यही क्लाइमेक्स है, हो सकता है वेव सेम भी रही हो सकता है 1 मिनट में एक ही गई हो, तो कैसा हो जाता है, उधर हम वेवलेंथ की बात ही नहीं करते, यानी हम किसकी बात नहीं करते, लैम्बडा की, कि कितनी देर में कितनी वेव्स गई वो हम देखते ही नहीं है। हम खाली क्या देखते हैं, वेव की हाइट बढ़ गई। इधर हम वेव की हाइट तो बढ़ाते ही है, तभी तो वो लो से क्या हो गया, हाई, या तो फिर बोल दूं सॉफ्ट से क्या हो गया, लाउड। लेकिन पिच का मतलब ही होता है कि हम वेवलेंथ को भी कंपेयर करें। वो कहना ही ये चाहता है कि अगर इसकी लैम्बडा 1 है तो इसकी लैम्बडा देखो ना कितनी सारी हो गई, 1 मिनट में कितनी सारी। तो इधर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितनी जाती है, सेम अमाउंट ऑफ जाती है, कम जाती है, ज्यादा जाती है, कितनी भी जाती है, वी वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट। ठीक है, तो फर्क देखो। और ये आपको कहां देखना था पता है, उसी ड्राइंग के नीचे देखो जहां फिगर 12.9 लिखा हुआ है, उसके नीचे देखो लो पिच साउंड हैज लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी, मैंने वही पढ़ा और मैं बोलने वाली थी, बस समझ। एंड देखो, एंड हाई पिच साउंड हैज हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम, बराबर। दूसरा देखो, सॉफ्ट साउंड हैज स्मॉल एम्पलीट्यूड whereas लार्ज साउंड हैज, हाँ, तो उसके एम्पलीट्यूड्स कैसा हो सकता है, इसके सेम भी रह सकते हैं,
पर हम इधर बॉदर्ड होते हैं अबाउट वेवलेंथ, इधर एम्पलीट्यूड बच्चों सेम भी रह सकता है, कोई चिंता नहीं है। तो फिर हम लो पिच के बदले उसको हाई पिच क्या सर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ तो बढ़ गई। तो हमारा फोकस इस पे हाइट पे ना हो के होता है कितनी बार पे, और इस पे कितनी बार पे ना हो के होता है हाइट पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे फोकस होता है वेव की हाइट पे। किस पे? वेव की हाइट पे। और यहाँ पे फोकस होता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है वेव कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। यानी कि एक सेकेंड के अंदर फॉर एग्जाम्पल in 1 second, how many lambda passes? How many lambda? ठीक है? तो आर बी क्लियर विद दिस? उसमें सिर्फ हाइट की कंसर्न होता है, इसमें हाइट वेरी हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। पर इधर हम हाइट से बॉदर्ड नहीं होते, इधर हम बॉदर्ड होते कि कितनी देर में कितना। इसका लैम्बडा इज इक्वल टू फिलहाल ऐसा समझ लो 1 है, और इसका लैम्बडा मान लेते हैं हमें मिला इतनी ही देर में 5। आर बी क्लियर? क्लियर? 5 ही है? थोड़ी आधी है ये 1 2 5.5 है। 3 ही है क्या? है कम आना आगे की है, आगे देखो तो सर लाइन और आगे है। 4.5 है। सर 4.5 वही तो बोल रहे थे। यहाँ तक देख रहे हो ऐसा ना? नहीं से आगे एक अपने नहीं, आगे आगे ये वाली जो की है वहां तक देख रहे हो, हाँ। पर वो इससे मैच कहाँ होती है? इससे मैच तो तो यहाँ यहाँ होती पे भी यही होती है। है। ये नहीं करनी थी अपने को, इधर ही करनी थी। तो 4 है, तो अगर 4 तो 4 है, 4 है। 4.5 नहीं 4 है तो फिर। अरे 4 हाँ तो तुम्हारा 3.5 हट तुमसे शक है। कितनी है गिनली? 4 कंप्लीट 4 है। हाँ लो करेक्ट भी कर दिया। बस इधर से इधर तक ये इसके साथ कंपेयर हो गई ना पूरी। चलो ये भी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आता है? ये सारी तो बातें हो चुकी, तो बड़ा है अभी तो। ये बात तो हो चुकी। देखो हमारी उसमें लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। क्या स्पीड मीडियम के हिसाब से वेरी होती है? ऑफ कोर्स होती है। कैसे होती है हम आगे बात कर चुके हैं, मैंने बताया, ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। कि सॉलिड होता है तो मॉलिक्यूल थोड़े टाइटली पैक होते हैं, तो उसको जगह ढूंढने में या पास होने में टाइम लगता है, तो रुक के चलते हैं। और पहले वो अपना वाइब्रेशन एक मॉलिक्यूल को पास करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पास करता है। अब सब जुड़े हुए हैं तो धीरे धीरे पास होगा, और अगर सब दूर दूर रहते हैं एक जाके दूसरे को धक्का, फटाफट बीच में एयर ही एयर है तो वहां से फटाफट पास हो जाएगा। तो कंपैरिजन टू द मीडियम स्पीड भी चेंज होती है। ठीक है? उसके अलावा दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब जैसे ही टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक नया टॉपिक आ जाएगा एको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आज के हिसाब से पता नहीं कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया। हाँ सब मत चलो ना, टाइम हो गया। टाइम तो होता रहता है। हाँ मैं तो पढ़ाऊंगा, जब तक कोई आता नहीं तब तक तो हम पढ़ेंगे। अभी तो 5 मिनट पढ़े। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मैं वही सोचूं तब तक तो कोई आ जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड खत्म हो जाएगा अपना तब तक। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जब कभी भी तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो, मेरे मतलब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट खड़ा हो ऐसा, तो वॉल हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी खड़ा हो, तो जनरली होता ही है कि साउंड वेव्स अगर यहाँ से आपने पास किए हैं साउंड वेव्स को तो वो टकराने के बाद दे विल रिफ्लेक्ट बैक। वो क्या हो जाएंगे? वापस आ जाएंगे। सपोज साउंड इस तरीके से आपने भेजा, तो जैसे ही वो यहाँ टकराएगा इट विल रिफ्लेक्ट बैक, वो वापस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। पर जब कभी भी ऐसा होता है ना कि कोई टॉल ऑब्जेक्ट होती है, जैसे कि बहुत बड़ी वॉल, या तो फिर एक बहुत ही लार्ज बिल्डिंग, या तो फिर एक लार्ज से माउंटेन। हाँ ट्री, हाँ चलो ट्री पर उसके लीव्स के बीच में जगह वगैरह माउंटेन, ऐसा कुछ क्लोजली फिल्ड या पैक्ड स्ट्रक्चर आपके पास बहुत बड़ा खड़ा होता है। और अगर मान लो गलती से साउंड के जाने में और आने में उतना टाइम ना लगे जितना, मतलब कैसे बोलूं, इक्वल टाइम ना लगे। मतलब जाने में अगर 5 सेकंड लगे, आने में 5 ना लगे, मान लो सिर्फ साउंड के जाने में 5 सेकंड लगे और साउंड के वापस आने में इधर 4.9 सेकंड लग जाए, 4.9 सेकंड लग जाए, या तो फिर लग जाए मुझे 5.1 सेकंड, पर 5 सेकंड ना लगे। एटलीस्ट कम से कम 0.1 सेकंड का तो मुझे डिफरेंस मिल जाए ना अगर, तो क्रिएट हो जाती है एक चीज जिसको हम बोलते हैं एको, या कॉमन लैंग्वेज में वी कॉल इट एज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो ऐसा मान के चलते कि 10 बार टकरा के आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता कि 10 बार टकरा के आ रही है, लेकिन वी हियर इट लाइक दिस। अगर साउंड के जाने में और आने में
एटलीस्ट 0.1 सेकंड का डिफरेंस हो। वो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, यानी कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। पर अगर हो जाता है तो एक मस्त फिनोमेना टेक प्लेस करता है, दैट इज कॉल्ड एको। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देख लो, क्योंकि मुझे यहाँ से चौथी पांचवी लाइन में 0.1 सेकंड लिखा है, तो थोड़ा पढ़ के देखो, स्टार्टिंग से थोड़ा ही पढ़ना, ज्यादा नहीं। If we shout or clap near a suitable reflection object such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called an echo. The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second. If we take the speed of sound to be नहीं, बस ये नहीं पढ़ना है, समझ में आया? और वही 1 सेकंड हमारे दिमाग को पढ़ने में लगता है। वो जो डिफरेंस है ना 0.1 सेकंड का, वही 1 सेकंड लगता है हमारे दिमाग के पास पहुंचा के उस साउंड को इंटरप्ट करना कि भाई ये क्या आवाज है। जैसे अगर मैंने शाउट किया हेलो, तो दिमाग को वहां जाके बताना पड़ेगा ना कि आई एम अबाउट टू लिसन अ वर्ड कॉल्ड हेलो, तो वो इतना फास्ट होके आ जाए उतनी देर लगती है, तो उसको बोलते हैं एको। क्या बोलते हैं? एको। आर वी क्लियर विद दिस? ज्यादा मतलब मगजमारी तो करके दी है, पर उसका कोई इतना हमें काम नहीं है। उसके बाद कोई टॉपिक है रिवर्बरेशन, तो अभी इसके अंदर कवर हो जाएगा। यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन के अंदर ही कवर हो जाएगा रिवर्बरेशन यानी कि कैसे बताऊं? हाँ, थिएटर्स वगैरह देखें, या तो फिर जैसा यहाँ होना चाहिए पर नहीं है। अभी आपको पीछे से क्या आवाज आ रही है? यहाँ से बाजू में बुढ़े अगर मैं थर्मोकोल या तो फिर कुछ समथिंग लाइक दिस, ऐसा वेलवेट का रख दूं जो पर्टिकुलरली साउंड वेव्स को एक हद के बाद रोक देगा, या तो कहूं एग्जैक्ट वर्ड कहूं तो एब्जॉर्ब कर लेगा, चूस लेगा उसको, आवाज को आगे फर्दर रिफ्लेक्ट बैक होके जाने ही ना दो। साउंड प्रूफ जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ग्लासेस आते हैं, ऐसे क्लॉथ्स आते हैं, इनफैक्ट वी यूज थर्मोकोल आल्सो। अभी ये वॉल के पीछे में थोड़ी सी जगह को रोक के थर्मोकोल शीट्स का वो पूरा बना के 3-4 पतली बल्ली नहीं आती स्टेशनरी पे जो मिलती है, उसका थोड़ा बड़ा करके ऐसा रख के फिर एक वॉल लगा दो, तुम जो मर्जी से दम पछाड़ करो, नहीं सुनाई देगा। यू फील इट कि सर ऐसा होता होगा, और ऐसा होता है। क्योंकि बड़े बड़े एकेडमी में राजस्थान कोटा में अगर आप जाओगे और आप एलएन, आकाश, मोशन ये सब कहीं पे भी पढ़ते हो, तो आपको ये सारी चीजें पता चलेगी कि वहां पे टीचर्स के पास स्ट्रेंथ क्लास में थिएटर टाइप क्लासरूम होते हैं, और स्ट्रेंथ होती है 150, 250 की भी स्ट्रेंथ बैठती है, 250। सीरियसली ये पता भी नहीं होता है कि एक बच्चा क्या कर रहा है, पर वो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे ही वहां एडमिशन लेते हैं। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है उनको टीचर डिस्टर्ब नहीं करते। देखो जो करना है कर, सो जाना है सो जा, तेरे पेरेंट्स की फीस तू खुद वेस्ट कर रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि तुझे पढ़ना है, तभी यू आर हियर। समझता है तो अच्छी बात है, पर सब समझते ही हैं, अच्छे से पढ़ते ही है, टीचर भी इतना इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं और वो पढ़ते भी हैं, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगी वहां पे। तो वहां ये ऐसे साउंड प्रूफ वॉल्स बनाते हैं, क्योंकि हर टीचर को लाउड शाउट करना पड़ता है। इनफैक्ट कई बार तो उतना लाउड शाउट उनका होता ही नहीं है आवाज, तो उनको कॉलर माइक्स दे दिए जाते हैं। तो फिर अगर वो उसके साथ चिल्लाएगा तो बाजू वाली क्लास वाले तो क्या ही पढ़ेंगे फिर। तो सभी की वॉल साउंड प्रूफ रहती है। तो रिवर्बरेशन कुछ टॉपिक्स उससे रिलेटेड है, पर वो अपने आगे वाले टॉपिक्स में आ रहा है, क्योंकि मेरे को उसके ड्राइंग्स दिख रहे हैं। आप वो देख सकते हो, राइट साइड आपको ये एक थिएटर टाइप ड्राइंग दिखाया हुआ है कि एक जगह से स्क्रीन के पास एक स्पीकर लगा है, वहां से वॉल पे टकराने के बाद वो सारा आवाज ऑडियंस तक ही आ रहा है, ना कि वॉल के तरफ बाहर जा रहा है। ये आवाज तुमको उनका धम पछाड़ किया हुआ इधर आ रहा है, मतलब वॉल से आर पार हो रहा है। ये हमारे लिए महज एक सॉलिड मीडियम है, पर सॉलिड मीडियम से आवाज जा रहा है। अगर मैं इस तरीके से इधर से करता हूँ तो पीछे आवाज जा रहा है, मतलब साउंड के लिए तो ये भी एक क्या है, मीडियम। मैंने वाइब्रेशन क्रिएट किया, वो वाइब्रेशन पास ऑन हो गए, तो पीछे जाके सुनाई दे रहे होंगे। सीधी बात है, अभी शायद आ जाएंगे पूछने कि क्या हो गया, रहने दे, वापस आ जाएंगे। तो हाँ जो भी आए, पर सिमिलरली अगर इस जगह पे जैसे कि उसमें देखो नहीं हो रहा है ऐसा, उसमें वो बाहर नहीं चले जाएगा। ड्राइंग में देखो दे आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक। आपके लिए यहाँ पे इन लोगों ने बना दिया है इस तरह से स्पीकर काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें से आवाज निकल रहा है, वो आगे जाके इस वॉल को टकरा रहा है। तो जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, इट शुड एक्चुअली पास, उसके लिए सिर्फ ये एक सॉलिड मीडियम होना चाहिए। तो कट कर देना, पर अभी वीडियो तो शायद पॉज हो गई होगी। नहीं तो रहने दे नहीं किया मैंने। चलो एनीवेज जो भी हुआ तो ये तो पास हो जाना चाहिए था जैसे अभी हुआ। पर अगर तुम यहाँ पे वो लगाओगे रिवर्बरेशन या तो कुछ भी बोलो साउंड एब्जॉर्बर्स लगाओगे, तो फिर ये साउंड यहाँ टकराने के बाद वापस आ जाएगा, वापस इधर ही वापस, इससे टकरा के सीधा वापस, ऐसे चला नहीं जाएगा। तो देखो वो ऑडियंस के पास वापस आ रहा है, वो और कुछ ड्रॉ नहीं किया, सीट्स ड्रॉ की है जहाँ पब्लिक बैठी है, थिएटर बनाया है। पर इसी को तुम एक कंस्ट्रक्टिव वे में भी यूज कर सकते हो, हालांकि ये भी कंस्ट्रक्टिव ही है,
पर इसको और एक तरीके से भी यूज कर सकते हो। कभी कभार आपको चाहिए होता है कि लाउड साउंड प्रोड्यूस करूं, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी मच, ऐसा होता है, मेरे को चिल्लाना नहीं है बट स्टिल आई नीड अ लाउड साउंड। कैसे सर? फॉर एग्जांपल इसके भी ड्राइंग किए हुए हैं। जब आपने कभी देखा होगा किसी को अनाउंसमेंट करते हुए, भाई मेरा आवाज इतना ही है पर मुझे बहुत सारे जनों को सुनाना है, तो व्हाट डू वी डू इज कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो जितना हो सके, अभी मैं बोलूंगा तो ये क्लास की विड्थ जितनी दिख रही है ना, मेरे मुंह से निकले हुए साउंड वेव से पूरी विड्थ को कवर करेंगे। मतलब मेरे मुंह के आगे से आप वो ड्राइंग बना सकते हो जो आर्क वाले में बना रहा हूं ना, पर वो पूरी क्लासरूम जितनी लेंथ के बना सकते हो। तो मतलब मेरा आवाज स्प्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? तो वो ज्यादा दूर तक लास्ट नहीं करेगा, वो ज्यादा दूर तक लास्ट। पर अगर इन सबको मैं ऐसे मिला के एक उसके अंदर बोलने लगूं ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर में, देखो आपके सामने वो ड्रॉ करके दिया है कि अगर ऐसे मेगाफोन एक पकड़ लूं मैं हाथ में और अगर मैं यहां से स्पीक करना चालू करता हूं तो वो इससे ज्यादा स्प्रेड नहीं होने दे रहा, वो एक साउंड को इतने तक ही रख रहा है। मतलब वी आर प्रिवेंटिंग साउंड फ्रॉम स्प्रेडिंग। देख इस रेंज से बाहर ये स्प्रेड ना हो रहा, तो हम स्प्रेड होने से क्या कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो अगर रोक रहे हैं तो कम जगह रोक के वहां जा रहा है तो ज्यादा स्पीड से जा सकता है। समवट रिलेटेड टू द लाइट ओनली। सिमिलर वे में मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे सकता हूं लाइट का, जिससे ये समझ में आ जाए। लेजर लाइट देखिए, रेड कलर की क्यों होती या ग्रीन कलर की क्यों होती? कुछ तो रीजन होगा, 10th में पढ़ोगे। सारी लाइट्स, रेनबो देखा है, रेनबो 7 कलर्स, वो 7 कलर का स्प्रेड होने का अपना अपना रेशियो होता है, जिसमें व्हाइट, ब्लू और येलो, व्हाइट, ब्लू एंड येलो, ये 3 लाइट्स बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है। क्या होती है? तो हमको उसका भी यूज करने आता है। जैसे कि क्लासरूम देख, हमने व्हाइट लाइट लगाई है। हेडलाइट्स आपने देखी होगी कार की, अब आजकल ब्लू आ गई है, पहले होती थी येलो। येलो क्यों ये डाली है? क्यों? हमें रंग बिरंगी कलर नहीं पसंद, ये फालतू पीला हो जाने वाला पीला कलर ही क्यों पसंद है? स्प्रेड अच्छा होता है। तो जब हाईवे पे निकलेंगे रात को लेके तो पूरा रोड इस तरीके से विजिबल दिखेगा, क्योंकि वो लाइट ऐसे चलने के बदले स्प्रेड होती है, तो वो उसका काम है। पर अगर लेजर लाइट मैंने स्प्रेड की तो इधर तक जाके खत्म हो जाएगी। तो तुमको कौन सा रोड तुम्हारे घर तक का देखना था? तुमको तो बस जितना ड्राइव कर रहे हो 100 मीटर आगे तक का ही देखना है। तो हम जानबूझ के उस टाइम पे ऐसी लाइट यूज करते हैं जो स्प्रेड ज्यादा होती है। पर ऐसे दूसरी लाइट ऐसी होती है जैसे कि कलर रेड, वायलेट, ग्रीन, ये सारे कैसे होते हैं? दे डोंट स्प्रेड मच। तो उनको हम वहां यूज करते हैं जहां हमें दूर तक पहुंचाना होता है। जैसे ट्रेन होती है, कई बार ऐसा होता है, आपको पता है, लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड। तो ट्रेन आ रही है, सपोज विंटर का टाइम है, फॉगी सीजन है, कोई ट्रैक क्रॉस करने जा रहा है, ट्रेन का आवाज तो बहुत बात में आएगा, ट्रेन पहले ही पहुंच जाएगी तो उड़ा देगी। तो अगर किसी को वार्निंग देनी है तो ट्रेन के ऊपर हमेशा रेड लाइट लगी होती है, तो दूर से ही उसकी रिफ्लेक्शन दिख जाती है कि भाई साउंड, वो हॉर्न भी बजाते हैं साथ साथ में कि भाई हम स्टेशन के पास पहुंचने वाले होते तो हॉर्न बजाते हैं कि भाई ट्रेन इज अप्रोचिंग, कोई अगर बीच में हो तो हट जाए। पर साउंड तो लेट पहुंचता है, तो अगर वो लेट पहुंचेगा, दरमियान में चल गया तो इसलिए पहले से वो क्या आ रही होती है? लाइट। क्या आ रही होती है? लाइट। तो लाइट को भी जैसे आप पर्पस वाइज यूज करते हो, वो डिपेंड करेगा, वो एक नया वर्ड आएगा आपको तब 10th में आ जाओ, इंटेंसिटी। जितनी इंटेंसिटी होती है उतना ज्यादा आप ट्रैवल कर सकते हो स्ट्रेट लाइन, जितनी इंटेंसिटी कम उतना जल्दी आप फैल जाओगे, स्प्रेड हो जाओगे। तो यही चीज इसमें भी काम आती है। तो ये आपको दिखाया हुआ है। और भी एक चीज बनाई है, रिक्शा वाले लगाते हैं ना भोपू, कार का हॉर्न, वैसा बना के दिया है आपको, आप वो देख सकते हो। उसके बाद आया एक टॉपिक जिसका नाम है रेंज ऑफ हियरिंग। मुझे मालूम है लेक्चर खत्म हो गया है, रेंज ऑफ हियरिंग ऐसा होगा तो हम कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे। रेंज ऑफ हियरिंग वो वाली, तो ये वाली एक वीडियो कंफर्म अच्छे से हो गई है, कल फिर इसके बाद यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे रेंज ऑफ हियरिंग से। उसमें वही सीखेंगे। क्या था, थोड़ा एक बता दो तो मुझे अच्छा लग जाए कि ह्यूमन ईयर की, ह्यूमन, बस खाली इतना ही बता दो, फिर हम आगे नहीं पढ़ रहे। ह्यूमन ईयर की रेंज कितनी रहेगी? हर्ट्ज से लेके 20K हर्ट्ज, जिसका मतलब होता है 20,000, क्योंकि K का मतलब क्या होता है? 1000। और ये हर्ट्ज किसकी यूनिट आती है? फ्रीक्वेंसी की। बाकी सबकी यूनिट लिखवाई थी ना कल पे? लिखी है। साउंड की डेसिबल होती है। हाँ, साउंड को एक तरीके से हम कैसे बोलते हैं? लैम्बडा तो क्या है? लेंथ है। तो लेंथ तो किस में होनी चाहिए? इन मीटर। हाइट भी एक टाइप की क्या है? लेंथ। तो ये भी किस में होनी चाहिए? मीटर। फ्रीक्वेंसी किस में होती है? अब भी देख के आए हम, वो हर्ट्ज में। टाइम पीरियड किस में होता है? ऑफ कोर्स सेकंड, मिनट, कुछ भी ले सकते हो, बराबर। स्पीड मीटर सेकंड में, मीटर में डिस्टेंस और टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट्स भी हो गए हमारे। और हम बात कर रहे थे इसकी, तो ये है हमारी ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज
यानी कि हम ये ह्यूमन ईयर सुन सकता है इसको, इससे थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं, इससे थोड़े इससे नीचे जाएंगे, मतलब मैंने आपको नीचा दिखाया तो आई कैन कॉल यू इंफीरियर, तो इसको बोलेंगे हम इंफ्रा। बस ये तुमसे थोड़ा मैं हैवी हूं, सैमसंग के मोबाइल फोन आई टोल्ड यू अल्ट्रा, भाई रेंज वाइज तो ऐसे होंगे, इसके प्राइस में तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब आता है सोनिक। सोनिक यानी कि कोई भी ऑडिबल रेंज को भी कॉलिंग है सोनिक साउंड, तो जिसको नहीं सुन पाएंगे उसको इंफ्रा सोनिक, और जिसको अगेन नहीं सुन पाएंगे पर हमारी रेंज से ज्यादा, वो हमारी रेंज से कम, तो इसको भी बोलेंगे अल्ट्रा। कौन सुन सकता है, हम क्या करते हैं इसका, विल सी। बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है? क्लियर था ये साउंड का?